तो इसमें देखे थे दो तरह का था, एक था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें ये जो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं और जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम। उसके बाद इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन लिखवा दिए थे, नहीं लिखवाया, ठीक। इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, ये भी लिख लीजिए, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखेंगे ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a frame of reference in which Newton's first law is applicable, is called inertial frame of reference. और करके आप लिख सकते हो a frame of reference if a body is either at rest or moves with constant velocity ब्रैकेट में लिखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 when no net external force acts on it, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। In reality, Earth is a rotating frame. Therefore, it is accelerated one. That is, it is accelerated one, and hence it is non-inertial frame of reference. लिखेंगे the acceleration due to rotation of the earth about its axis, the acceleration due to rotation of the earth about its axis, ब्रैकेट में लिखोगे approximately 3.4 centimeter per second square, is negligible in comparison to g equal to 9.8 meter per second square.
in this approximation, Earth is assumed to be, inertial frame of reference. Earth is assumed to be inertial frame of reference. इसीलिए जनरली हम लोग जब प्रॉब्लम बनाते हैं प्रैक्टिकली, तो अर्थ को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम। अब देखिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम लिखोगे सेकंड में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो है, ये अर्थ के साथ अटैच है और अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं। अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं। अगर कोई ऐसा फ्रेम जो इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव एक्सेलरेटेड है, ये एस है, ये एस डैश्ड, इस फ्रेम को एस कह रहे हैं, इस फ्रेम को एस डैश कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रेम एक्सेलरेटेड है। अगर इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा तो इस फ्रेम को क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम को क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल। तो अगर इसके रिलेटिव ये एक्सेलरेटेड है तो ये नॉन इनर्शियल होगा। तो ये जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। लिखेंगे आप, एनी एक्सेलरेटेड फ्रेम, relative to an inertial frame is referred to non-inertial frame of reference. देखो, एक ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये रेस्ट में है। तो आपको हमने बताया इस पे नेट फोर्स कितना होगा, इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है। मान लो ये एक ब्लॉक है, इसको हम रोप से सस्पेंडेड किए हुए, इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं, या तो रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन 0 हो। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। mg/t को बैलेंस कर रहा है, तो नेट फोर्स 0 होगा, तो ये क्या होगा, एट रेस्ट में होगा। लेकिन अगर ये फ्रेम है तो हम कह रहे हैं क्या, इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही दिखाई दे, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ओबे करे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही कहता है। लेकिन इस फ्रेम से अगर इसको देखोगे तो क्या ये रेस्ट में नजर आएगा, नहीं, ये एक्सेलरेटेड नजर आएगा। इसका एक्सेलरेशन इधर है तो इस पे फोर्स इधर भी लगेगा, जिसको सूडो फोर्स कहते हैं। तो इस ऑब्जर्वर को, इस पे जो कोई ऑब्जर्वर है उसको लगेगा ये जो है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड नहीं, तो ये फ्रेम क्या होगा, जबकि नेट फोर्स 0 है लेकिन ये एक्सेलरेटेड होता हुआ नजर आएगा, तो ये फ्रेम क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम।
एक लाइन और लिख लेंगे। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस in non-inertial frame of reference, a additional force known as pseudo force acts on a body और उसका pseudo force जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे मास ऑफ द बॉडी और निगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। किसका एक्सेलरेशन? जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर है, मतलब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को फोर्स कौन ऑब्जर्व करेगा? ऑब्जर्वर ना। तो ये जो है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, मतलब इस पार्टिकल का मास और एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर का कितना है? a। तो a है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये नेगेटिव a का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। माइनस ए किधर जा रहा है? राइट। तो माइनस ए का मतलब लेफ्ट, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? ये नॉन इनर्शियल है, ये है ऑब्जर्वर। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स डिफाइन करता है क्वालिटेटिवली। सेकेंड लॉ फोर्स को डिफाइन करता है या मेजर करता है क्वांटिटेटिवली। और थर्ड लॉ नेचर ऑफ फोर्स बताता है, नेचर ऑफ फोर्स को बताता है। अब आइए फोर्स के बारे में जरा सा लिखेंगे। Force is the interaction between two bodies in the form of a push or pull which either produces acceleration in a body or deformation in a body। फोर्स का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, 3, 4, 5 तरीके का है। ऑरिजिन वाइज, सिस्टम वाइज, वर्क डन वाइज, बहुत सारा। एक जो है तो यहाँ पे फोर्स को जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, हाँ, वो है
एक कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे दो बॉडी के बीच में दो मास है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। ये मान लीजिए M1 है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये बॉडी इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको इधर इंटरेक्ट कर रहा है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन टर्म्स ऑफ ए पुश और पुल किस तरह से हो सकता है? ये तो पुश हुआ, पुल हुआ, और ऐसे अगर करेंगे तो ये पुश हुआ। और दूसरा हो सकता है जो फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट, मान लो यह है, इस पे हम फोर्स एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं, तो हम मान लो हैंड से इसको पुश कर रहे हैं, तो ये तो हाथ और ये कांटेक्ट में है, या किसी रॉड से हम उसको मूव करा रहे हैं, ये हो गया कांटेक्ट फोर्स, ये हुआ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो लिखेंगे आप all forces in case of dynamics, all forces in case of dynamics of a particle can be classified into two ways. Can be classified in two ways with respect to its origin. With respect to its origin. तो पहला हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा हुआ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आइदर दो बॉडी हो या दो चार्ज हो, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों सिमिलर पॉजिटिव है, तो ये जो है मान लो 1 है, ये 2 है, तो ये जो है इसको अब एक अपने रिपेल करेगा, है ना, और ये इसको रिपेल करेगा, तो ये तो कांटेक्ट में नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। तो ये कांटेक्ट फोर्स और दूसरा हुआ नॉन कांटेक्ट फोर्स। लिखिएगा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, force experienced by objects in physical contact are called contact force. Are called contact force. अब जैसे देखो, अब ध्यान दो, ये फिगर, ये कांटेक्ट फोर्स में फिगर बनाए हो, अब जरा सा देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो M है, और इस पे हम अप्लाइड, ये एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ये रफ सरफेस है। क्या है? रफ सरफेस। बट ब्लॉक डज नॉट मूव, हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। मान लो एक्सटर्नल फोर्स जो है हम 10 न्यूटन का इधर लगा रहे हैं और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इस पे नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा, तभी नहीं मूव करेगा। इसका मतलब है इधर कौन फोर्स लगा रहा होगा? इधर लगा रहा होगा
फ्रिक्शन फोर्स, और वो भी कितना का लगा रहा होगा? 10 न्यूटन। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स क्या हो गया? 0। अब देखिए ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक इस सरफेस को प्रेस कर रहा होगा। हम अगर खड़े हैं तो सरफेस को क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं। तो ये ब्लॉक सरफेस को क्या कर रहा होगा? प्रेस कर रहा है एन फोर्स से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अच्छा एक चीज समझो, ये फ्रिक्शन किस पे लग रहा है? किस पे लग रहा है? ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है या कांटेक्ट, ये दोनों, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। ये ब्लॉक इस ग्राउंड के कांटेक्ट में है, इसीलिए फ्रिक्शन आ रहा है। तो कांटेक्ट फोर्स जो है दोनों बॉडी पे लगता है, या बॉडी है सरफेस है तो बॉडी पर भी लगेगा, और तो ये सरफेस इस बॉडी पे इधर लगा रहा है, तो ये बॉडी इस सरफेस पे किधर लगाएगा? इधर लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आई? ये ब्लॉक सरफेस को किधर प्रेस कर रहा है, तो ये सरफेस इस पे किधर लगाएगा? लगाएगा। तो ये ब्लॉक सरफेस पे एन नीचे लगा रहा है, तो सरफेस इस ब्लॉक पे किधर लगा रहा है? ऊपर लगा रहा है। चलिए, हाँ, मतलब कांटेक्ट फोर्स जो होता है, जिसके कांटेक्ट में होता है, ब्लॉक पर भी लगेगा और सरफेस पर भी लगेगा। तो इसके बाद जो फिगर हम बना रहे हैं उस चीज को देखिएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर इसको करके दिखाता हूं ताकि आप समझे इस मैटर को। ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये सरफेस जो है इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा रहा है, ये एफएस है, ये एम है ना। ये ब्लॉक जो है इस सरफेस पे एन नीचे लगा रहा है, तो ये जो सरफेस है किधर लगाएगा? किधर लगाएगा? ऊपर लगाएगा? नहीं लगाएगा। और ये अर्थ जो है इस पे फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? mg, उसको वेट कहते हैं। तो 1 mg लग रहा है। अब एक चीज समझना, ये fs और ये n जो है, ये दोनों क्या है? कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है। fs और n क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? उस सरफेस के कांटेक्ट में है, इसीलिए। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होता है एक्चुअली, इसी को हम कहते हैं एक्चुअली कांटेक्ट फोर्स। ये है कांटेक्ट फोर्स, जिसको मान लो हम F से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है? तो अभी अगर हम आपसे पूछें जो इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो क्या बताएंगे? 5। और कोई बताएं? 3। कौन सा? राइट। ये आंसर इस बार दिया है, आंसर बहुत जोरदार दिया है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक अर्थ लगा रहा है और एक कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है। इस कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फ्रिक्शन कहते हैं और वर्टिकल को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये हुआ जोरदार प्रहार। तीन फोर्स लग रहा है। 3 forces are acting on the block, are acting on the block,
पहला तो वेट लिखोगे ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स राइट लग रहा है, और तीसरा कॉन्टैक्ट फोर्स एफ है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ। इसका एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, इसको एफ एस कहते हैं और इसको नॉर्मल कहते हैं, लेकिन ये है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कंपोनेंट तो कितने भी हो सकते हैं। तो अब आप लिखोगे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये लिखोगे फ्रिक्शन फोर्स ना, कॉन्टैक्ट फोर्स में ही दो आया, एक एफ एस और एक, ये दोनों क्या है, कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल क्या है, कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। आप लोग बोलते नहीं हैं इसीलिए याद भी नहीं होगा। तो आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस। लिखेंगे इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, लिखेंगे इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो यहां पे टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट या पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। उसके बाद लिखेगा नॉर्मल फोर्स। एक मिनट, इसमें एक मिनट और ये लिख लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स है ना, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, parallel to the surface in contact is called contact force, is called frictional force। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स acts opposite to the applied force, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। देखो यहां पे अप्लाइड फोर्स किधर लग रहा है, राइट, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट। हाँ, उसके बाद आइए नॉर्मल फोर्स। एन लिखेंगे इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। आप लिखोगे यहां पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स, नोट में लिखना, हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स acts on both the bodies or both the bodies and surface,
जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखना जरा देखोगे, ये उसी चीज को समझाने के लिए मैं फिगर बना रहा हूं। मान लो ये ब्लॉक है, ये इसके कांटेक्ट में हम थोड़ा सा ऊपर रखें। अभी आपने देखा कांटेक्ट फोर्स किसी एंगल से लग रहा है, मान लो ये कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है, इसको F कहते हैं। तो ये इस कौन लगाया है इस पे, ये इस ब्लॉक पे ये कांटेक्ट फोर्स कौन लगा रहा है, जिसके कांटेक्ट में रहेगा। ये टेबल है मान लो, तो टेबल का सरफेस इस पे लगा रहा है, तो ये ब्लॉक भी सरफेस टेबल के सरफेस पे कितना लगाएगा, कितना लगाएगा mg। ये इस पे लगा रहा है F, तो ये इस पे F लगाएगा। कह रहे हैं कांटेक्ट फोर्स पूछ रहे हैं कि वेट पूछ रहे हैं आपसे। इस पर भी कितना लगेगा, ये जो है कौन लगा रहा है, ब्लॉक पे लगा रहा है बाय द सरफेस, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय द सरफेस। ये क्या है, फोर्स ऑन द सरफेस बाय द ब्लॉक। डायरेक्शन में अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। समझ में आई। अब देखिए, हम वेट फेट और कुछ नहीं, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कांटेक्ट फोर्स पे। ये इस पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, तो ये भी इस पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। अब इस कांटेक्ट फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं दो फोर्स में, एक इस प्लेन के सरफेस के पैरेलल, एक परपेंडिकुलर। ये N हुआ तो ये Fs हुआ। उसी तरह से इसका भी दो कंपोनेंट होगा, ये हुआ Fs, ये हुआ N। मतलब N और Fs दोनों ब्लॉक पे लगता है, सरफेस पर भी लगा और ब्लॉक पर भी लगा। समझ में आई बात। आई स्कूल में तो इतना देर में न्यूटन लॉ खत्म कर देता नहीं। अब आइए, तो कांटेक्ट फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा देखना। नहीं, रिजल्टेंट ये हुआ कांटेक्ट फोर्स। अगर हाँ, तो F ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो F स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, N स्क्वायर प्लस Fs का स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या हुआ, N स्क्वायर प्लस Fs का स्क्वायर। कांटेक्ट फोर्स लिखेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट without any physical contact is called non-contact force और field force। non-contact force को ही क्या कहते हैं, field force। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसी को कहते हैं फील्ड फोर्स। इसका कॉन्सेप्ट दिए थे माइकल फैराडे। फील्ड का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, माइकल फैराडे। इलेक्ट्रोस्टैट में दो या मैंने तुम ऐसे लिख सकते हो ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, या हाँ ये M1 है, ये M2 है। तो 2 जो है 1 पे लगा रहा है फोर्स, और 2 ये
तो ये इसमें कैसे फोर्स लगा, देखो एक्चुअली मान लो ये ब्लॉक यहां पे नहीं है, ये जो ब्लॉक है अपने चारों ओर क्या करता है, फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा मटेरियल ऑब्जेक्ट रहेगा इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, और वो फोर्स क्या होता है, मान लो ये जो है आपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, और तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, m2e। ये चारों ओर आप देख नहीं रहे, वो इनविजिबल है, जैसे अर्थ एप्पल जो है नीचे गिर जाता है, क्यों, अर्थ जो है देखो वो फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, वो देखो हर एक जगह टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इधर ऐसे ई, हर एक जगह जो है ऐसे लगता है। तो यहां पे मान लो एक एप्पल है, तो अगर ये फोर्स इस पे कितना इसका मास m है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, me, और एक वो डंटल से जुड़ा हुआ है, उसमें टेंशन है, अगर टेंशन से एक्सीड कर गया me तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, टूट जाएगा तो किधर गिरेगा, सरफेस पे गिरेगा, बात समझ रहे हैं। तो ये अर्थ अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करता है, फील्ड, उस फील्ड में दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो इट कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स। एक ये हो गया एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ, ये Q1 है, ये Q2 है, हाँ ये प्लस है, ये भी प्लस, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये हुआ, तो F21 कैसे निकालोगे, ये जो है फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसके फील्ड में ये है, तो ये हुआ Q2, और फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय 1, ये चार्ज Q2 है, और कौन फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, 1, तो ये हो गया 2 पे इतना लगेगा, समझ में आई। अब ये फील्ड कैसे निकाला जाता है वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, हाँ अच्छा खाली लिखो, अभी निकालने की जरूरत नहीं। अब आएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ पे। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ पे आने से पहले हम लोग को लीनियर मोमेंटम पे आना होगा, इसको नोट कर लिया। लीनियर मोमेंटम, इसको दिखाते हैं वेक्टर p से, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज the quantity of motion, it is defined as the quantity of motion contained in a body, quantity of motion contained in a body, contained in a body, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। if a body of mass small m
if a body of mass small m moving with velocity v, then its momentum is given by m into v, that is mass into velocity. और मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? जो v का डायरेक्शन होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? लिखेंगे it is a vector quantity, and its direction is same as that of velocity vector. इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, अगर नोट में लिखोगे, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या होगा? एम भी का मैग्नीट्यूड, तो ये होगा P इक्वल टू एम भी। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, ये है मास, ये है स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ m वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, मतलब हाफ इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। ये हो गया हाफ m v स्क्वायर। अब देखिए अब हम m से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। m से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया? एम भी का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, मतलब ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाय 2m है। सिंपली लिख सकते हो p स्क्वायर बाय 2m। p जो है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है, काहे कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, ये क्या है? और p का मैग्नीट्यूड भी स्केलर होगा, मास भी स्केलर है, तो ये भी क्या है? स्केलर है। वेलोसिटी नहीं कहना, काहे कि मोमेंटम जो है वो वेक्टर है, ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड स्केलर होगा। तो हम थर्ड में लिखिएगा, इफ टू बॉडी हैविंग सेम मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर मोमेंटम सेम है तो लाइटर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा। नहीं, जो मास हल्का होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो लिखेंगे if two objects of different masses have same, या यहाँ तो अब लिख दिए, एक मिनट रुको। if two bodies having same momentum, ये then lighter body have
एक मिनट। more kinetic energy. Lighter particles have more kinetic energy. ये देखो अब, जैसे ये P इक्वल टू, यहीं से हम लोग देखें P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mk, या एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी ये तो हो गया, ठीक है, मोमेंटम सेम है तो ये हो गया। लाइटर पार्टिकल का मोर काइनेटिक एनर्जी होगा, तो वेलोसिटी किसका अधिक होगा, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर होगा, है ना, और मास है लाइटर, तो वेलोसिटी किसका अधिक होगा, and lighter body has larger velocity, मतलब larger kinetic energy and larger velocity दोनों होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT - 1। डायमेंशन क्या होगा, MLT - 1। अब एक चीज देखो, अगर दो पार्टिकल का मोमेंटम सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम होगा, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, अगर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। लेकिन हम कह रहे हैं अगर मोमेंटम में तो डायरेक्शन भी होता है ना, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम सेम होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। चाहे काइनेटिक एनर्जी अगर सेम होगा तो डायरेक्शन तो डिफरेंट भी हो सकता है, नहीं? तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, इफ मोमेंटम इज सेम देन काइनेटिक एनर्जी is same while if kinetic energy is same, while kinetic energy is same, momentum may or may not be same। मोमेंटम में और मे नॉट भी सेम, बात समझ में आई? ताकि काइनेटिक एनर्जी में तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन मोमेंटम में तो डायरेक्शन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो उसमें तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आता है, तो मोमेंटम सेम हो। लेकिन अगर क्या लिखवा है, अगर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम में और मे नॉट भी सेम। समझ में आई? लिखिएगा न्यूटन सेकेंड लॉ।
न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। लिखेंगे इट स्टेट्स दैट the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force, and the change in momentum take place always in the direction of applied force, तो लिखेंगे आप F directly proportional to dp by dt। तो यहाँ पे F इक्वल टू देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा d by dt, और P के जगह क्या लिखेंगे, m भी अब देखिए, इफ m कांस्टेंट, साइज जो है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन माइक्रोमीटर, और वेलोसिटी जो है, नहीं स्पीड जो है c से काफी छोटा है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ये कंडीशन है। ICSE में जो पढ़े होंगे वो ये शायद पढ़े भी होंगे, ताकि उस बुक्स में है दिया होगा। क्या कि माइक्रोमीटर से जो छोटा है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सब के लिए आप न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। किस ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है? जिसका साइज माइक्रोमीटर से अधिक हो और स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम हो। तो m अगर कांस्टेंट है तो m को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, क्या बचेगा, dv by dt, और इसको हम लोग लिखेंगे एक्चुअल तो ये है, मैंने k dp by dt, इक्वेशन फर्स्ट। m भी क्या है, p है, ये इक्वेशन 2 कह रहे हैं। अगर f को हम 1 यूनिट माने, मास को 1 यूनिट माने, और 1 को एक्सेलरेशन को 1 यूनिट माने, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे, आपको तो अच्छे से याद भी हो गया, समझ भी आ गया, याद भी आ गया। तो जब आदमी समझा रहता है तो याद रहता ही है क्या, जब आदमी समझ जाता है तो वो भूलने से भी नहीं भुलाता है। जैसे आपसे पूछेगा आप किस क्लास में हैं, तो आप कहेंगे 11th में, क्या कि समझा हुआ है ना, तो हम भूलते नहीं हैं उस चीज को।
जो चीज समझा हुआ है वो हम लोग भूलते नहीं, भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। नहीं, अगर मानसिक दशा ठीक हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे अब यहां से यूनिट ना, फोर्स के यूनिट को डिफाइन करते हैं। लिखेंगे ए यूनिट ऑफ फोर्स is defined as the quantity of force. A unit of force is defined as the quantity of force which when applied on a body of unit mass produces unit acceleration in it in the direction of force. अब लिखेंगे with proper choice of units, with proper choice of unit k equal to 1 in both SI and CGS unit. In SI unit, the unit of force is Newton, and in CGS unit, डाइन है ना, ये डाइन है। न्यूटन साहब ग्रेट डाइन थे, बहुत बड़ा डाइन थे। कितना बड़ा डाइन थे वो पता चलेगा। 1 न्यूटन इक्वल टू न्यूटन ऐसा यूनिट है 10⁵ डाइन। न्यूटन साहब इज इक्विवेलेंट टू 10⁵ डाइन। पूरा इंडिया का सब डाइन को मिला दोगे तब पर भी कम ही होगा, पूरे वर्ल्ड के डाइन को मिलाओगे तब इतना होगा। है ना, डाइन डाइन एक एप्पल गिरा और इतना लॉस अब दे दिए तो कम, बिना डाइन के इतना होगा काम? हाँ, छोटा मोटा डाइन नहीं थे। हाँ, उसके इक्विवेलेंट हैं। चलिए, तो हम लोग का ये इक्वेशन आया। ए के का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एफ इक्वल टू के का वैल्यू 1 है, ये है पी dp बाय dt, वन ऑफ द बेसिक रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ये बी है। अगर कहे जो इस दोनों में एक कौन सही है तो आप क्या बताओगे? इसमें और इस रिजल्ट में एक सही है, एक ही को आपको टिक करना है, तो किसको टिक किया जाना चाहिए? बी। क्या कि ये मोर जनरल है, ये कंडीशनल है, यहां पे लिखना पड़ेगा वेयर m इज कांस्टेंट। ये कंडीशनल फॉर्मूला है और ये
ओरिजिनल फॉर्मूला है। समझ में आई? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आइए, तो लिखोगे अब डेफिनेशन ऑफ, नोट में आओ, नोट में आइए। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या है भाई? 1 न्यूटन वह फोर्स है जो 1 kg के ब्लॉक में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दे? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 1 kg के ब्लॉक का मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना फोर्स लगाने से प्रोड्यूस हो जाए, उसको क्या कहेंगे? लिखिएगा, 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स, 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square, 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। अब आइए, फ्रॉम इक्वेशन, अब एक चीज देखिए, F क्या है यहाँ पे? एक मिनट रुको, F इक्वल टू एफ ए, F क्या है? अप्लाइड फोर्स। क्या है? अप्लाइड फोर्स या और एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स, और सबसे बेटर रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। यहां M क्या है? किसका मास? ऑब्जेक्ट का। न्यूटन साहब जहां भी कोई लॉ दिए हैं वहां पार्टिकल है, बॉडी नहीं होता है। अगर बॉडी भी है तो वहां पे उस बॉडी को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे सन के चारों ओर अर्थ रोटेट कर रहा है, लेकिन यहां पे भी अर्थ को क्या ट्रीट करते हैं? क्यों? ताकि अर्थ और सन के बीच का जितना डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इसका डायमीटर बहुत नेग्लिजिबल। समझ आई? तो ये दो न्यूटन्स लॉ का ये आप क्या कहोगे, लिमिटेशन है। लिमिटेशन कोई नहीं पढ़ाता है टीचर। दो लिमिटेशन है, क्या है वो सुनिएगा। यह है मास ऑफ ए पार्टिकल, मास ऑफ ए पार्टिकल। हाँ, अगर हम बॉडी भी लेते हैं, पार्टिकल की जगह बहुत सारे बुक्स में बॉडी भी लिखा हुआ है, ब्लॉक भी लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे बॉडी और ब्लॉक को क्या ट्रीट करते हैं? एज ए पार्टिकल। दूसरा कंडीशन ए क्या है? इतना तो 9th से भी समझ रहे हैं, एक्सेलरेशन होता है। किसका एक्सेलरेशन? पार्टिकल का एक्सेलरेशन। इतना में ही नहीं होगा, ये तो 9th तक जानते थे, अब 11th में भी उतना ही तक। यह है एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस फ्रेम में? इनर्शियल फ्रेम। ये जो आप लॉ लिखे हो, ये किस फ्रेम में लिखे हो? इनर्शियल फ्रेम में, याद रखना। नहीं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिखोगे तो सूडो फोर्स भी आ जाएगा। उसके बाद आओ, ये नोट कर लिए? नोट कर लिए? अब आइए थर्ड पॉइंट में आइए। मान लिया जाए ये एक ब्लॉक है, ये X है, ये Y है, मान लो ये F3 है,
ये F4 है। F क्या था वहां पे? रिजल्टेंट फोर्स। जब मोर देन वन फोर्स रहेगा तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिखेंगे? जब एक फोर्स से अधिक रहेगा तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिखते हैं? जब किसी बॉडी पे एक फोर्स से ज्यादा फोर्स लग रहा हो तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिखते हैं? तुम बताओ, लिखना बंद करो। रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिखेंगे? सारे वेक्टर को ऐड करेंगे। तो सभी को ऐड करो। वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर सम। और रहता तो और कर देते। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू, इसको कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ एफ। तो रिजल्टेंट, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये वेक्टर फॉर्म हुआ। अब इसका हम कैसे निकालेंगे? एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, मास इनटू एक्सेलरेशन वाई। यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में फोर्स तो वाई डायरेक्शन में फोर्स एक्सेलरेशन। फोर्थ में अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा? एफ रिजल्टेंट फोर्स बाय मास। अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बाय मास। कंपोनेंट फॉर, इसको क्या कहेंगे? कंपोनेंट फॉर। यहीं पे आज स्टॉप करेंगे। Force along x-axis equal to mass into acceleration along x-axis. Force along x-axis equal to mass into acceleration along x-axis. Force along y-axis, all the forces along y-axis equal to mass into acceleration along y-axis. Net force along z-axis equal to mass into acceleration along, जिस डायरेक्शन में फोर्स लेंगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लेंगे।